Law is not a system of rules, it is a backbone of civilization. Without it, life wouldn't be life, it would be a chaos. And on this note, I would like to introduce our new program by the name Law is Life. Imagine living in a society where there is no rules, consequences. Would you feel free or unsafe? Definitely, you will feel unsafe. Because to live in a civilized society, we not only need law on papers, but law in action. That's exactly why life is not separable from life. This program is dedicated to bring law closer to people. Distinguished personalities from the field of law and justice will directly engage with general public for spreading awareness and simplifying complex legal concepts. The objective behind this program is to educate citizens about their legal rights and responsibilities and to bridge the gap between the judiciary and the society. And the key highlight of this program is that it will be completely free of cost, ensuring that legal knowledge reaches every section of society without any barriers. So, the guest of our first session is Honorable Mr. Justice V.S. Dave Sir, former Judge of Rajasthan High Court, and legal expert M.K. Singh Sir from Rajasthani Law Institute, Jaipur. Honorable former Judge of Rajasthan High Court, Justice Dave. इस प्रोग्राम में लाइफ इज़ लॉ इज़ लाइफ ये टॉपिक आज का रखा है। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है सर ये। सबसे पहले तो आमजन ये जान सकें, स्टूडेंट जानते हैं और आपका इतना लंबा अनुभव है, एक तो लॉ क्या है? लॉ को डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है। लॉ एक एक्चुअली डिसिप्लिन है जो आदमी मतलब पैदा होता है उसके पहले से ही शुरू हो जाता है। एज सून एज द फॉइटस कम्स ए राइट स्टार्ट्स इन द पर्सन। आज के पेपर में एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। यस्टरडे इट हैज़ बीन डिलीवर्ड, जिसमें उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अर्ज किया है कि वो रेप विक्टिम्स के जो केसेस हैं उसमें जो पीरियड दिया हुआ है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का, उसमें अमेंडमेंट करें। एंड ए फ्री चॉइस शुड बी गिवन टू द विक्टिम टू गेट इट ऑपरेटेड एट एनी स्टेज, वेदर इट मे बी रिस्क टू लाइफ और नॉट, टू दैट एक्सटेंट इट कैन गो। तो उन्होंने कहा कि उसके जो ट्रॉमेटिक है, जो ट्रॉमा वो सारी लाइफ झेलेगी, वो इस पीरियड के मुकाबले कुछ भी नहीं है। Therefore you have to balance between life and law. Unless the law is made about it, till then that life which comes into existence or does not come into existence, it depends on that. So even that fortis is the law, अदरवाइज द लॉ वाज का आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते इतने वीक्स के बाद। आप यू कैन नॉट टर्मिनेट द प्रेगनेंसी आफ्टर सो मेनी डेज। हाँ, दैट इज द लॉ। उन्होंने कहा कि यू कंपेयर विद दिस ट्रॉमा ऑफ द गर्ल हु विल सफर इट फॉर द होल लाइफ। So life is from the birth to be born that child to the death of this mother. So this is an extreme example of law relation between law and life. Law and life. खलील जिब्रान ने कहा है, उनसे पूछा व्हाट ऑफ दीज लॉज माय मास्टर? He said the man delight in make the laws, but he is more delighted when he breaks them. So that तो परिधि होती है. When there is one, the thing is different. When there are two, there is something circumference within which you have to live. The violation of that condition is law. सर, जैसा टॉपिक है उस टॉपिक में आपने लॉ तो बताया ही, लेकिन भारत के संविधान में एक आर्टिकल 21 है और ये कहता है कि लाइफ की गारंटी देता है। तो उसके संदर्भ में
कल एक भास्कर ने बड़ी अच्छी एक न्यूज़ छापी और वो उड़ीसा का केस था सर, उसमें जिसमें एक व्यक्ति के सिस्टर के पैसे कहीं बैंक में जमा होते हैं और उन्हें लेने के लिए वो उसमें से कब्र में से उस कंकाल को निकालता है और लेके जा रहा होता है, कंधे पे लेके गया, और उसकी जो लाइफ है, मतलब उसके पास कुछ है नहीं खाने के लिए, वो जब कंधे पे लेके जा रहा है तो उसको भी दिखाया है। हमारे देश की यही विडम्बना है कि ये जो फ्रेज है ब्रिटिश का, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये एक मिथ है। ये मिथ इसलिए है कि एक पर्टिकुलर आदिवासी एरिया में रहने वाला आदमी वहाँ ही डज नॉट नो कि डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्री क्या होता है, तो एंट्री कराने कहाँ जाएगा, एंट्री कराने का। अब वो लॉज तक पहुंचेगा या वो लॉ तक पहुंचेगा, ये देयर इज अ बिग गैप बिटवीन द टू। हाँ, तो फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी जो है वो सोशियोलॉजी में गिन्सबर्ग ने डिफाइन किया। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशंस, देयर कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये चार चीज है, इंटरेक्शन, इंटर रिलेशन, conditions and consequences. These conditions is law. Now these conditions must be fulfilled. तो ये जो कंडीशन बैंक ने लगा रखी है कि आप डेथ सर्टिफिकेट लाओ, तो वो डेथ सर्टिफिकेट वो आदिवासी आदमी वो कहाँ उस से एरिया में वो कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा? हाँ, वो तो पंचायत की जिम्मेदारी है कि वो उसके घर का कोई मरा उसको वो दिलाए। तो एक लॉ ऐसा होना चाहिए कि जहाँ एक पर्टिकुलर एजेंसी हो जो जाए। हाँ, तो मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ आपको। मुझे 2 महीने से पेंशन नहीं मिल रही। आर्टिकल 21 का वायलेशन है। क्यों है कि हमको अक्टूबर में डिक्लेरेशन देना पड़ता है 31 अक्टूबर तक या नवंबर तक कि दैट आई एम अलाइव। हाँ, ऑनलाइन भी होता है आजकल। ऑनलाइन जब ट्राई किया तो सर्वर काम नहीं कर रहा था, ऐसे वो कागज लिख के उनके पास मैंने भिजवा दिया। कागज वहाँ पहुँच गया ना, लेकिन वो या तो हवा में उड़ गया या पता नहीं लगा, तो कंप्यूटर में एंट्री नहीं हुई। ऐसे आई एम डेड इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड। बिल्कुल ठीक बात। एंड आई एम नॉट गेटिंग द पेंशन, आई एम ऑन द इंटरव्यू यार। ना व्हाट ग्रेटर एग्जांपल आई कैन गिव टू यू। मतलब साबित कैसे करें कि हम जीवित हैं? तो मैंने चिट्ठी लिखी, अब वो जमा हुआ या नहीं हुआ वो बैंक से पता लगाऊंगा। लेकिन अच्छा, दूसरा एक और लॉ ये है कि आप जैसे जैसे पीरियड बढ़ता है, अच्छा 80 पे हुए, फिर 85 पे हुए, फिर 90 पे हुए, एवरी टाइम देयर इज इंक्रीज इन योर पेंशन। हाँ, तो वो पेंशन जो इंक्रीज है वो सारी खत्म हो गई। अच्छा, जो तीसरे महीने में आया, 2 का तो आया नहीं, तीसरे में आया, उसमें वो कट हो गया क्योंकि वहाँ मेरी एज ही रिकॉर्डेड नहीं है, तो जिंदा तो हो गया, चिट्ठी गई इसलिए। लेकिन फिर तो यानी देयर मस्ट बी कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन सो फार एज द लाइफ एंड लॉ इज कंसर्न। Unless there is a coordinated effect, till then we cannot give law to our people. तो वो रेजोल्यूशन एक्सेप्ट हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होगा राइट टू इक्वलिटी पे, जिसमें फार्मर्स के उनके ऊपर हमने उसको फॉलो किया। लेकिन उन्होंने बाद में थैंक्स देते हुए कहा, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म, we'll win it over someday. But what I see on the horizon is American imperialism. And all indications point to that two will join together to make an Anglo-Saxon bloc to dominate the world. आज वो भविष्यवाणी 100 साल के बाद पूरी हो रही है। हाँ, तब वो उसको नरक कुंड कह रहे। हाँ, हमने वो जो वार्निंग थी उस वार्निंग को नहीं ज़्यादा समझा। अगर हम इसके गोदी में नहीं खेलते तो ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल नहीं आती।
सर ये लॉ हमने मैक्सिमम लॉ ब्रिटिश लॉ से लिया हुआ है। अभी गवर्नमेंट ने कुछ कोर्सेज BCI ने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें BA LLB है, जिसमें ख़ास तौर से हमारे पुराने ग्रंथों में जो लॉ है उसको इसमें इंट्रोड्यूस किया है। मनुस्मृति से भी कुछ ले रहे हैं, चाणक्य नीति से भी कुछ ले रहे हैं चीज़ों को, उन सब चीज़ों को। तो लॉ के, हमारी लॉ के साथ जो चल रही है, जैसे हम आज अपनी लॉ कह रहे हैं, ब्रिटिश लॉ की कह रहा हूँ मैं। दूसरा जो अभी हम हमारे ग्रंथों से ले रहे हैं, तो वो किस तरह कहीं सामंजस्य बैठेगा उसका? देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैंने चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ा है। मेरे पास 3 कॉपीज़ हैं उसकी, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। उससे बढ़िया कोई कंज्यूमर राइट का कोई लॉ नहीं है। अगर वो आज इम्प्लीमेंट हो जाए तो कंट्री की हालत बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, समझ सब। उसमें वो दैट इज द होल लॉ इज बेस्ड ऑन ड्यूटी प्रदान है। नेबर की ड्यूटी है कि पड़ोसी बीमार है तो अस्पताल जाए, वैद्य को लेके आए और उसका इलाज कराए। अगर नहीं कराता है तो उस पर जुर्माना होता है। ये बहुत, हाँ, धोबी की ड्यूटी है, सिल्क के कपड़े कौन से पत्थर पे धोएगा, उसके कपड़े का मोटा कपड़ा है तो कैसे धोएगा, तीसरा है तो किससे धोएगा, वो भी बताया। उसने माइन्यूट से माइन्यूट लॉ तक बताया। सोनार जेवर बनाएगा तो तांबा कितना मिलाएगा और चांदी कितनी मिलाएगा, वो भी उससे माइन्यूटली दिए। उस लॉ को अगर हम इम्प्लीमेंट कर दें और इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो स्वर्ग हो जाएगा इंडिया, समझे? मतलब अच्छा है। हाँ, चाणक्य का अर्थशास्त्र इज अल्टीमेट। लेकिन वो क्या कहता है, उसमें श्लोक है, हाँ, वो ए शाम चेरा चारुक्यम इस तरह से। उन्होंने कहा कि जिनको चोर नहीं कहते वो वास्तव में चोर है। तो उसने कहा कि एक वो जो है सो व्यापारी को चोर बता दिया, इंद्रजालिक को चोर बता दिया, पंडित को चोर बता दिया। उनका कि ये बौद्धिक जो है सो अपहरण करता है लोगों के राइट्स का, अपनी बुद्धिमत्ता से आम आदमी का दोहन करते हैं। इधर राजा का कर्तव्य है कि इनसे प्रजा को बचा के रखे। तो इंटेलेक्चुअल जो करप्शन है, दैट इज वर्स देन दिस करप्शन। मेरा एक आर्टिकल है भ्रष्टाचार के ऊपर। लोग कहता है पैसे का भ्रष्टाचार तो बहुत मामूली चीज़ है, अहम का भ्रष्टाचार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ भ्रष्टाचार है। कि जिसमें अहम आ गया, वो अहंकारी जो है वो फिर कोई लॉजिक नहीं देखता, वो सबके राइट्स को वायलेट करता चला जाता। और वो अपने को इनविंसिबल मानता है। तो ये जो इनविंसिबिलिटी जो हमारे यहाँ आ रही है कि मतलब यानी हम जन अदालत की बात करते हैं और वहाँ मारपीट होती है। आज एक ऑफिसर ने MLA को थप्पड़ मारा, फोटो आई है हाजी के अखबार। कभी MLA पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मार देता है। तो म्यूचुअल रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट एंड एवरीथिंग इज मिसिंग टोटली। तो ये सब कंपोजिट है, सारी चीज़ें जुड़ी हुई। हाँ, ये सब, इनमें तालमेल जब तक नहीं होगा जब तक कुछ नहीं हो सकता। सर ये क्वेश्चन बड़ा समसामयिक है, रोज़ाना चल भी रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट की जज के सामने एक रिक्यूजल एप्लीकेशन अरविंद केजरीवाल जी ने लगाई और किसी विशेष संगठन के साथ उनके जुड़े होने का है, तो लगभग मीडिया में और इन सब जगह तो वो है ही सही, लेकिन क्या उन्हें रिक्यूज़ करना चाहिए था? वैसे तो उन्होंने नहीं किया। आई थिंक शी शुड नॉट हर्ड द केस। अगर कोई मुझसे ये कहता है मुझे फेथ नहीं है, तो मुझे उसे बुरा लगाने की ज़रूरत क्या है? मेरी बेंच अवॉइड करना चाहता है, कर ले भाई, तू तेरी मर्जी है, तेरे जा। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है केस तो कोई नहीं। ले तो देखिए, जज जो है वो जज की कुर्सी पे उसको फेथ जब तक जनता को नहीं है
तब तक उसका बाहर रहने से कोई मतलब नहीं है। ऐसा कोई मकान नहीं है जिसके हाउस वार्मिंग के में गणेश जी नहीं बैठाते हो बाहर। यहाँ इस अपार्टमेंट में भी है, सामने वाले अपार्टमेंट में भी। लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मैं साल में वो गणेश चतुर्थी के अलावा उनकी सफाई करता हूँ या उनके को तो हाथ भी जोड़ता हूँ। गर्दन नीचे करके आता हूँ और गर्दन नीचे करके निकल जाता हूँ। हाँ, लेकिन मोती डूंगरी के गणेश जी जाते हैं। घर के गणेश जी को नहीं छोड़ डोकते, मोती डूंगरी के गणेश जी को जाते हैं, क्योंकि उनमें फेथ है। फेथ की बात है। गोविंद देव जी के मंदिर में रोज सैकड़ों हजारों आदमी जाते हैं, फेथ की वजह से जाते हैं। तो मेरी कोर्ट में मैं जो कुछ जिस कोर्ट से बैठा हूँ, लिटिगेंट्स का फेथ होना चाहिए। सब बात है कि मेरा केस उस कोर्ट में लगाओ, उस कोर्ट में लगाओ। हाँ, तो मेरा कुर्सी में बैठने जस्टिफाइड है। क्या, और मैं एक भी आदमी ये कहता है कि मत सुनो तो न सुनो, मेरे लिए क्या फर्क पड़ता है? एक केस कम हुआ, एक केस कम हुआ। हाँ, तो that lady should have transferred the case according to me. She should not have insisted. सर, एक बार मैं जस्टिस सुकुमार शर्मा साहब के साथ बैठा था, तो उन्होंने एक बात कही कि उनकी कोर्ट में कोई हॉट टॉक हुई और किसी बात पे उन्हें गुस्सा भी आया, तो उन्होंने उसको डेट ही डेफर कर दी। उन्होंने कहा आज नहीं सुनाऊंगा, बोले कि मुझे अंदर गुस्सा, बोले गुस्से में तो नहीं डिसीजन दे सकता। तो इस तरह का एक वाकया उन्होंने। सही है, सही है, सही है। बहुत दफ़ा गर्मा गर्मी होती है, तो उस गर्मा गर्मी में जो है ये निज़ामी थे, यहाँ खड़े हुए। जगदीप धनखड़ ओथ लेके आए थे एज गवर्नर ऑफ बंगाल, और एयरपोर्ट से सीधे यहाँ आए, ये साथ साथ आए उनके। हाँ, तो इन्होंने उनसे पूछा आप सर के जूनियर रहे क्या? तो उसने क्या जवाब दिया? उनको ये कहा कि सब मेरा ऐसा भाग्य कहा था, मैं तो एकलव्य था। इन्होंने मेरे को नहीं रखा, ये तो मेरे को डांटते थे, और मेरी एपेलेट ऑथोरिटी मिसेस दवे थी। दिस इज व्हाट वाज रिप्लाइड। इन्होंने न्यूज़ भी चलाई उसकी। हाँ, तो वो मतलब उसको मैंने डांटा बहुत दफा, इसलिए डांटा कि वो ये टू करेक्ट द लॉयर, और उससे सही डायरेक्शन में लिया तो उसको रिपीट नहीं किया। समटाइम मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि एक लॉयर एक गलत है तो क्यों मेरा गला तो ठीक है, तेरा गला खराब होगा, चीख क्यों रहा है? समझने की कोशिश करो। आज नहीं सुनेंगे, कल तैयार करके आ जाना, परसों तैयार करके आ जाना। बहुत दफ़ा केसेस में होता है। शिव कुमार जी ने सही कहा, गुस्से में केस तय नहीं करना चाहिए। यू कैन नॉट डिसाइड। आप जस्टिस करने बैठे हैं तो जस्टिस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू कॉन्शियंस। मेरी कॉन्शियंस पे होना चाहिए। एक जज जो है वो एक आर्टिजन है। यू गिव मी अ रॉक, मैं उससे कृष्ण भी बना दूंगा, राम भी बना दूंगा, तो रावण भी बना सकता हूँ, मैं और भी कोई बना सकता हूँ, जानवर भी बना सकता हूँ। मेरे पे मेरी छीनी हथौड़ी में मेरे को जैसा वो स्किल है, उस स्किल से मैं उसको गढ़ लूँगा। तो अगर मुझे न्याय की देवी करनी है तो मुझे अपना टेम्पर तो रखना पड़ेगा ना। टेम्पर तो रखना पड़ेगा। दैट इज इम्पोर्टेंट। सर, एक चीज़ और कि एनवायरनमेंट बहुत ख़राब हो रहा है और वो लॉ के साथ जुड़ा हुआ है। हमने एनवायरनमेंट पे 4 कानून बना रखे हैं, और उसके लिए सरकारों की प्राथमिकता बड़ी डिफरेंट रही है। अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उस जजमेंट के संबंध में, अरावली के संबंध में था। तो नीचे के लेवल पर जिससे सब लोग समझ सकें, तो लॉ को किस तरह स्प्रेड कराया जाए कि भाई ये चीज़ें, एनवायरनमेंट भी आपके लाइफ का हिस्सा है, जैसे लॉ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि प्रकृति के जितने नज़दीक रहेंगे उतने हम स्वस्थ रहेंगे।
मैं 95 इयर्स की एज में इस हरियाली के भरोसे ही बैठा हूँ। इसी में पैदा हुआ, अरावली की वैली में पैदा हुआ। बूंदी में जब अरावली की वैली है, अरावली की वैली, विषधर वो रामगढ़ विषधर वो सेंचुरी तो अब बनाई है। कर्नल टॉड ने उसको मैटरनिटी होम ऑफ टाइगर्स का है। बेसिक तो वही था टाइगर सारा। अंग्रेज चूंकि दीवान थे, वहाँ रोज शिकार होता था, इससे वो खत्म हो गए थे। वरना तो मतलब गलियों में घूमते थे। हमने अपने चाइल्डहुड में बहुत टाइगर्स देखे। So I have grown in that atmosphere. That atmosphere was totally different. I have written about it many a times. तो एनवायरनमेंट तो मतलब वेदना है, बहुत भारी वेदना। I have attended 10 COPs on climate change. And I given statement in Geneva, I given statement in Copenhagen, I had given in Doha, I given in Senegal, at various places I said कि हमको इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए और उन सारों को पे कलेक्टिव फाइन होना चाहिए जो एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं। जब क्यों वो जो है, अगर मेरे को इस कमरे में वो एयर प्योरीफायर लगाने की क्या ज़रूरत है? ठीक बात है। एयर दो एयर कंडीशन लग रहा है, फिर भी एयर प्योरीफायर लगाना पड़ता है क्योंकि इसमें भी जो बाहर से आती है वो पॉल्यूटेड आती है। तो दैट एटमॉस्फेयर अगर हमने खराब कर रखा है तो मतलब तो आप सही कहते हैं उसके ऊपर। सर एक क्वेश्चन और लॉयज लाइफ से इस जुड़ा हुआ है कि करप्शन का एक दूसरा रूप आता जा रहा है। एक दूसरे को सहयोग करो और एक दूसरे से बेनिफिट लो, और लगभग सभी जगह हो रहा है। तो एक तबका तो न्याय का मोहताज ही रह जाता है, उसे न्याय मिल ही नहीं पाता, और न्याय बहुत महंगा हो रखा है। न्याय की परिभाषा देखिए बहुत मुश्किल है। चाइनीज proverb है, टू गेट ए कैट यू हैव टू सेल द काउ। टू गेट ए कैट यू हैव टू सेल द काउ। इतना कॉस्टली होगा, आज से 150 साल पुरानी कहावत है। उससे बुरी हालत हमारे यहाँ आज है, और हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, मैं शीतलवाद साहब के पास गया, ओपिनियन ली, उनको 5,000 रुपये दिए। हाँ, उन्होंने कहा, वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा मिस्टर दवे यू आर नॉट रेड सुप्रीम कोर्ट रूल्स। आई सेड नो सर। उन्होंने कहा 880 रुपये जो है सो सीनियर एडवोकेट की फीस है ओपिनियन की। आई डू नॉट चार्ज 881। अच्छा समझो साहब, इससे ये 5,000 रुपये अपने क्लाइंट को लौटाओ और 880 रुपये का मुझे चेक भिजवा देना। एंड आई रिसीव द मनी बाई चेक। आज 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए वकील लोग मांगते। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 1660 रुपये फीस लिया करते थे। हाँ पर डे। आज 16 लाख में भी तसल्ली नहीं है। तो मतलब जो है सो, एंड वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी वेयर ऑनेस्ट आर पनिश्ड एंड क्रिमिनल्स आर रिवार्डेड। ठीक बात है सर। और न्याय की हालत ये हो गई है कि जो जीतता है वो हारता है, और जो हारता है वो तो मर ही जाता है। हाँ? जबकि सर नालसा, रालसा, डालसा सब बने हुए हैं, तो वहाँ आंकड़े ही आंकड़े की बात है, सिर्फ आंकड़े दिखाना कि हमने इतना किया है। वो बात ये है कि इनसेंसिटिविटी है, और वो ठीक है, आंकड़ों की दुनिया तो है ही। लेकिन अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द अल्टरनेट्स जो ग्रो होना चाहिए। ये पुराने ज़माने में भी था, पंच फैसला होता था। तो पंच फैसला अगर आज भी हम कहेंगे तो पंच परमेश्वर है। प्रेमचंद का नाटक है।
What an insightful session it was. I mean, I am also out of words. There are so many things that you have shared. There were so many experiences that you have shared. There you have, and you just bring us a little closer to law. So now, sir, the students will ask you questions about their understandings, what they understand with law and life. So, who's the first one? गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि लॉ इज़ लाइफ एक स्टेटमेंट है। सर आज के टाइम पे देखा जाए तो लॉ ही आपके नेचुरल राइट्स और ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहा है किसी तरीके से। फॉर एग्जांपल अंडर ट्रायल इतने सारे केसेस हैं, बहुत सारे अंडर ट्रायल केसेस हैं जिनका कोई भी अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। तो सर लॉ इन लाइफ को बैलेंस कैसे करेंगे? लॉ इज़ लाइफ नहीं, लॉ को इन लाइफ कैसे बैलेंस करा जाए? लॉ को इन लाइफ में बैलेंस करने के लिए देखिए क्या है कि कुर्सी प्रधान देश हो गया है। अनफॉर्चुनेटली जुडिशल ऑफिसर्स बहुत सारे हैं, बहुत कुछ है, होमवर्क होना कम हो गया है और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड होती जा रही है, जिसमें मैं कैसे दूसरे को तगड़ी मार के आगे आऊँ, तो उसमें लंबे लंबे फैसले भी लिखाने जाते हैं और ट्रायल्स लंबे होने लगे। दूसरा क्या है कि प्रोसिक्यूशन एजेंसी जो है वो सही नहीं है। प्रोसिक्यूशन एजेंसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का पहले जो था वो सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं थी। इसे प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर जो होता था वो पुलिस डिपार्टमेंट का होता था, तो गवाहों को साथ लाता था। सेशंस ट्रायल जब होता है जो ट्रायल, तो सेशन का मतलब क्या है मालूम है आपको? सेशन का मतलब पीरियड है ना। तो एक सेशन में केस ख़त्म होता था, इतने सेशन ट्रायल होता था। मैंने पंजाब में 2.5 दिन में मर्डर केस कंप्लीट किया। 3 दिन मिलते थे सेशन जो इसको मर्डर ट्रायल पूरा करने के लिए। पहले गवाह से लास्ट गवाह तक होके और आर्ग्यूमेंट्स तक में कंटिन्यूटी होती थी। आज 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल तक गवाह की तामील नहीं होती, क्यों? वो एजेंसी नहीं है। प्रोसिक्यूशन एजेंसी अलग है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अलग है। वो पुलिस वाला उसके परवाह करता ही नहीं जाके, तो गवाह नहीं आता। इसलिए स्पीडी ट्रायल इज़ द नीड ऑफ द आवर। दूसरा, आप लोगों को जो लॉ के स्टडीज़ कर रहे हैं, इनमें जो मूट कोर्ट सिखाए जा रहे हैं, वो मूट कोर्ट के वो कंसेप्ट नहीं है। दे शुड बी मॉक कोर्ट्स। मूट कोर्ट शुड बी कन्वर्टेड इनटू मॉक कोर्ट्स। क्या? और आप खुद उसको तय कर सकते हैं कि आप 10-10 आदमियों का ब्लॉक बनाए, एक प्रोसिक्यूटर बने, एक इंस्पेक्टर, एक वो बने, एक गवाह बने, एक वो बने, और आप रोटेशन से अपना ट्रायल से करें, प्रॉब्लम्स लेके, जेरे सीखें, क्रॉस एग्जामिनेशन सीखें। कोर्ट में है ही नहीं आजकल वो सारा, इतने सारा डिले हो रहा। देखिए, कानून की किताबों और कोर्ट की असल ज़िंदगी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? क्या मतलब? कानून की किताबों और कोर्ट की असल ज़िंदगी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? किताबों में तो लॉ लिखा हुआ है, कोर्ट में एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन इज अकॉर्डिंग टू द माइंड ऑफ द पर्सन हु हैज़ अप्लाइड इट। हाँ, तो जैसा वकील होगा, जैसा जज होगा, वैसा ही फैसला होगा। हाँ, मतलब कानून तो किताब से ही नहीं निकलेगा, कानून कोर्ट से तो निकलेगा नहीं। कोर्ट में तो उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है और उसका प्रेजेंटेशन पार्ट है। तो आप अगर लॉयर हैं तो प्रिसीजन से केस तैयार करके ले जाएंगे। एंड यू हैव टू स्पीक इन आर्टिकुलेट लैंग्वेजेस। हम घर पे मेहनत करना बंद कर दिया, बहुत करना। अब मेरी ऑटोबायोग्राफी मैंने लिखी है, कभी मौका पड़े तो अब उसके ख़त्म हो गई कॉपीज़, ये इन लोगों से कहता हूँ उसको रिप्रिंट करवा लो। उसमें मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन पे और अपने केसेस दिए हैं बहुत सारे, और ये बताया है कि वकालत शुरू करने के पहले क्या ज़रूरी है। मेरे को मेरे गुरुजी ने क्या कहा था
कि वकालत अगर करनी है तो वकील का दफ्तर खोलो और वकील का दफ्तर बंद करो। इसका मतलब सुबह 7 बजे जाओ और रात को 10 बजे आओ, क्योंकि उनका वकील का दफ्तर सुबह 7-8 बजे चालू होता है, तो उसका ताला खोलो, टेबल साफ करो और शाम को बंद करके आओ। तो तो आपको क्लाइंट से डील करना भी आएगा, फीस तय करना भी आएगा, मुकदमा तैयार करना भी आएगा, प्रोसीजर भी आएगा। दूसरा, फाइल को कवर टू कवर पढ़ो। ये नहीं उड़ानबाजी में आपने एक पढ़ लिया, यहाँ से पढ़ लिया। आजकल मैंने आर्बिट्रेशन करना छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया कि जो वकील आता है आजकल वो मोबाइल लेके आता है, जो सवाल पूछो वो मोबाइल से जवाब देता। अरे भाई, तेने रिकॉर्ड पढ़ा है, तू पहले फैक्ट्स तो बता मुझे। ये फैक्ट्स के ऊपर लॉ तो मैं बना दूंगा। मैंने कहा ना, छीनिए तोड़ा चाहिए, मैं कर लूँगा उसको। बिल्कुल सही है। लॉ इज मेरे तो वो कोर्ट में इसलिए अप्लाइड लॉ लगा। कानून तो किताब में ही मिलेगा, उसका एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन कोर्ट में होगा। वो आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा, आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। थैंक यू। सर, जैसे MTP है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एंड PCP NDT है, तो इसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मैंडेटरी करता है प्राइवेसी विक्टिम की लीक नहीं होनी चाहिए, और जो PCP NDT है वो कहता है कि कंप्लेन मैंडेटरी है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो उसको रिपोर्ट करें। तो यहाँ पे विक्टिम उस डर से आएगा ही नहीं, किसी में सेफ़ मेडिकल केयर नहीं अप्रोच कर पाएगा, वो पीछे हट जाएगा। तो इसमें क्या करे इंसान? क्या मैं नहीं समझा। सर, जैसे PCP NDT है उसके अंदर मैंडेटरी है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है उनके पास कोई विक्टिम आता है, कोई माइनर विक्टिम जो कि प्रेग्नेंट हो चुका है, तो फिर वो उसको कंप्लेंट करे, उसको रिपोर्ट करे कि वो अबॉर्शन कराने के लिए आया है। एंड जो MTP है वो प्राइवेसी लीक नहीं होने देता उस विक्टिम की। सो यहाँ पे अगर सोशल स्टिग्मा के डर से वो विक्टिम मेडिकल केयर सीख नहीं कर पाएगा, वो पीछे रहेगा। ये पूछ रही हैं कि उसकी जो प्राइवेसी है कि नेम विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड। Name of the victim is not to be disclosed. That protects the right to privacy. इधर कंप्लेंट भी होगी तो X के नाम से होगी, Y के नाम से होगी, इसलिए वो वहाँ प्राइवेसी वायलेट नहीं होगी। He does not have to disclose the name. Name has to be given in a sealed cover. सर अब वो बात यह है कि इतने सारे लॉज हैं। मैंने कहा था तुमको परसों भी कहा था कि ये पॉस्को, PNCPD एंड टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, इन तीनों को साथ पढ़ा जाएगा। साथ पढ़ेंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन होगा, एंड दे रिक्वायर्ड टू बी रिवाइज्ड आफ्टर स्टडी एंड रिकमेंडेशन। क्योंकि एक कानून आज बना, एक परसों बना, एक पहले रोज बना। MPs को तो फुर्सत है नहीं कि कानून पढ़ने की, 5 मिनट में 7 कानून पास होते इस पार्लियामेंट में। समझा? तो वो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन, तो इंडिया में AI का यूज़ और बहुत चीज़ें, हम एजुकेशन सब कुछ डेवलप हो रहा है, पर ऑन द सेम नोट ड्रग अब्यूज़, क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ है वो भी इंक्रीज़ हो रही है इंडिया में। तो व्हाट शुड बी द, क्योंकि यूथ, इंडिया के पास बहुत यूथ पावर है, तो व्हाट शुड बी द पर्सपेक्टिव ऑफ द यंग जनरेशन टूवर्ड्स लाइफ? भाई, भगवान की चौथ से ड्रग अब्यूज़ होता है। सांवलिया जी में चौथ चढ़ती है जो करोड़ों रुपए हर महीने आते सरकार। तो जब भगवान चौथ लेंगे तो सोसाइटी में कैसे काम चलेगा? इसीलिए कहता हूँ कि लॉ की अवेयरनेस और लॉ का इम्प्लीमेंटेशन ये ज़रूरी है। पर से सोसाइटी भी तो ह्यूमन से ही बनी है ना, तो वो ह्यूमन को एजुकेट। देखिए, ड्यूटीज़, आपकी ड्यूटीज़ क्या है?
आपकी ड्यूटी जो एनशाइंड इन आर्टिकल 21, हमारा देश जो है वो कर्तव्य प्रधान देश रहा है। गीता पढ़ोगे ना तो उसमें भी जो है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, डू दाई ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट दाई कंसर्न। वहाँ से वो ड्यूटी शुरू होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट एक ड्यूटीज़ है, वो अगर आप परफॉर्म करेंगे तो क्राइम रिड्यूस होंगे, वो हम करते ही नहीं हैं, समझो। और ड्रग्स का उपयोग कौन कर रहा है ज़्यादा? यूथ को जो है सो गाइडेंस नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है कि सजेशन को हम परवर्टेड दुनिया की तरफ जा रहे हैं। हम जो अच्छी बातें हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की वो नहीं सीख रहे, जो बुराई है वो सीख रहे हैं। वहाँ 15 साल का लड़का फ्री है, हाँ, तो उसमें परवर्शन भी है और उसमें ब्रिलियंसी भी है, दोनों है। जो बहुत होशियार हैं वो बहुत आसमान में पहुँचते हैं, वो बिल गेट्स और मस्क बनते हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनते हैं, और बाकी ड्रग पेडलर्स बन जाते हैं। क्राइम रेट इंडिया और अमेरिका में 1:60 का प्रपोर्शन है, 160 टाइम्स क्राइम है। क्राइम इन्फेस्टेड सोसाइटी है, समझा। वो हम उसी की तरफ जा रहे हैं, तो हम परवर्शन की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए शनिवार के दिन आप कहीं भी चले जाओ किसी भी सड़क पर, तो हर बियर बार के बाहर ट्रैफिक जाम मिलता है। या आ जाओ तो फॉरेस्टा के बाहर 50 गाड़ी होंगी, उधर जाओगे तो उसके बाद होगी, उसके बाद होगी। न घर वालों की सुने न बाहर वालों की सुने। हाँ, तो हमको मतलब जो है वी आर गोइंग टूवर्ड परवर्शन। इस परवर्शन को आप ही लोग रोक सकते हैं, आपस में ही रोक सकते हैं। बुजुर्ग कहेंगे तो नहीं रोकेंगे। मैं अब अपने बच्चे को कहूँगा कोई भी बात तो उसको ये कहूँगा, यहाँ जरा बार मेरी बात सुनना, अभी खामोखा आप लेक्चर दे दोगे। दिस इज हाउ ही कम्स विद एन ऑब्सेशन टू मी, कि वो क्यों उसके दिमाग में ये है कि ये टोकेंगे। हाँ, तो किसी चीज़ का सजेशन इज बिकम क्रिटिसिज्म टुडे। हाँ, मैंने एक शेर पढ़ा था वहाँ, आप लोग आए थे क्या वहाँ? हाँ, मैंने एक शेर पढ़ा था वो उसका, कि पुरानी कश्ती को पार लेकर फ़कत मेरा हुनर गया है, नए खिवैये कहीं ये न समझे कि नदी का पानी उतर गया। यू आर फार मोर इंटेलिजेंट। आप लोगों के पास अब ये चार्ली ने जो तैयार कर रखा है, इससे चार्ली क्या चार्मिंग कहूँ तो ठीक है। तो वो इतना मतलब यू हैव थॉरोली प्रिपेयर्ड इट एंड एवरीथिंग इज डन। The question is how far you are penetrating into the minds of the people, children. Exactly, sir. So that has to go down. Now you can teach them. Yes, sir. यही बात मैं कहूँ तो नहीं सुनेंगे। Definitely not. हाँ, वो कहेंगे ये तो लेक्चर दे दिए। हाँ, Exactly, sir. तो ये मैं इन लोगों को यही कहता हूँ कि भाई अब आज के एजुकेटर्स आपस में ही बनो। मैंने जो ये सिस्टम अपने शुरू कर रखा है, 2 फाइनल ईयर की, 2 फोर्थ ईयर की, 2 थर्ड ईयर की, 2 सेकेंड ईयर की, तो तुम यू गो ऑन पासिंग ओवर द बैटम, Definitely, sir. then you can teach them. That has to go. ये आपस में उसको करोगे तो होगा। बाकी ओल्डर जनरेशन के पास आप आएंगे तो हम अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे। Thank you, sir, for enlightening us. I mean, अगर मैं खुद मतलब लॉ इज़ लाइफ, इस सबका डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। यहाँ पे जितने भी बैठे हैं उनकी थ्योरी बिल्कुल अलग है व्हेन इट कम्स टू लॉ इज़ लाइफ, बिकॉज सबके अपने एक्सपीरियंसेस है जिससे उन्होंने लॉ को समझा है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से समझा। एंड डेफिनेटली सर, आपके जो एक्सपीरियंस है वो तो एड ऑन ही करते रहते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को, कि हम फर्दरली उसको बहुत अच्छे से कर सकें। हमको तो आप फॉसिलाइज पर्सन मान के सर, क्या हमारे ज़माने में तो ये लाइट भी नहीं थी।
हाँ, जब वो घासलेट कहते थे उसको, केरोसिन ऑयल को, उसके लैंप में पड़ते थे और रात को काला हो जाता तो सुबह उसको राख से साफ करते थे, तब वापस लाइट आती थी, वरना लाइट आती ही नहीं थी। हाँ, अच्छा, हम टाट पट्टी में बैठ पे पड़े, टेबल कुर्सी तो थी नहीं। हाँ सर। पेन पेंसिल का तो इजाद ही नहीं हुआ था। हाँ, तो लकड़ी के पाटिया होता था जिस पे चूना पोतते थे और फिर वो काली शाही से कर वो ये फरडे की कलम होती थी, उससे लिखते थे। हाँ, अच्छा, ये पता नहीं होता था कि ये इसका बाप जो है तो बिश्ती है, इसका बाप जो है तो जूते गांठता है, इसका बाप तांगा चलाता है, इसका सब बराबर बराबर बैठते थे। हाँ, तो हमारे में कोई फर्क था ही नहीं। हाँ, अब आज आप वो बैठोगे ही नहीं उसके पास जाके। हाँ, तो ये फर्क पड़ गया। दिस मस्ट गो if the life law is to become reality, then what is the law? Law, as I told you, the Ginsberg की definition में जो condition world है वो law है। Exactly. Society is made of human interaction and relation, conditions and consequences. These conditions are law. Every cause has So, its effects. for interrelation and interconnections between the two has to be circumscribed by some methods. तो एडम एंड ईव के बाद जब तीसरा आदमी पैदा हुआ तब उसके राइट्स की बात है, वरना तो कोई था ही नहीं। हाँ, Yes, sir. that is essential. So, before we wind up, I would like to say just one thing, that law is not just something we study or read in the books, it's something we live. So, that's why life is not just part of life, rather law is life. Thank you so much. Thank you, sir. चलिए, ठीक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर।